हेलो वेंशन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज हम अनहैप्पी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैन अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन रात को जब वो घर आता है उसके हाथों में मैरिज रिंग ना देखकर ईबो गुस्से में आ जाता है और वो जैन को एक कमरे में बंद कर देता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। उस कमरे में जैन पूरी रात कांपता रहा। उससे कुछ सेकंड के लिए भी नींद की झलक नहीं मिली। वो रूम बहुत ही कोल्ड है और उसमें कोई भी बेड नहीं है और ना ही कुछ सामान। उस ठंडे मौसम के साथ दूसरे दिन सुबह तक जैन खांस रहा था और छींक रहा था। उसे बहुत ज्यादा सिर दर्द भी हो रहा था। जहान ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। कुछ सेकंड में ही उसके आंखों के सामने अंधेरा हो गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। दूसरी ओर ईबो भी उससे बेहतर नहीं था। ईबो सच में रात में सो नहीं पाया। कम से कम उसे बस 2 घंटे की नींद मिली। सुबह 6 बजे ईबो चाबी लेकर अपने कमरे से बाहर गया। वो सीधे उस कमरे की ओर गया जहां उसने जैन को बंद किया था। जब ईबो ने डोर ओपन किया तो उसने जैन की सिचुएशन देखी। वो ठंडे फर्श पर लेट रहा था और उसकी आंखें बंद थी और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। जैसे ही ईबो ने जैन को देखा, वो सीधे जैन की ओर दौड़ा और उसे उठाया। ईबो को एहसास हुआ कि जैन की बॉडी बहुत गर्म है, इसलिए उसे पता चला कि जैन को बुखार लग गया है। ज्यादा देरी ना करते हुए ईबो ने जैन को अपनी बाहों में लेकर उस छोटे से कमरे से बाहर निकला। ईबो जैन को सीधे उसके कमरे में ले गया जो उसको शादी के बाद दिया गया था। उसने जल्दी से जैन को बेड पर लेटा दिया और उसने जैन को कुछ भारी ब्लैंकेट से ढक दिया। उसने वॉशरूम में जाकर एक छोटा टब गर्म पानी और एक टॉवेल ले लिया। उसके बाद वो जैन के पास आया। उसने गर्म पानी और टॉवेल से जैन का चेहरा पोंछने लगा। उसके बाद उसने जैन के शर्ट के बटन खोल दिए। जैन की बॉडी को देखकर ईबो ने अपनी लार निगल ली और अपने सूखे होठों को अपने लिप्स से लिक किया। जैन की बॉडी बहुत सॉफ्ट और वाइट थी, लेकिन अब बुखार की वजह से उसकी बॉडी रेड हो गई थी। ईबो ने वेट टॉवेल से जैन के सीने से उसके पेट तक पोंछ लिया। उसके बाद उसने जैन की नेक और हाथों को पोंछ दिया। फिर एक ग्लास गर्म पानी उसने जैन के लिए लाया, लेकिन जैन बेहोश होने के कारण वो पानी नहीं पी सकता था। ईबो ने थोड़ी देर झिझकते हुए कुछ पानी पी लिया। उसके बाद वो अपने लिप्स को जैन के लिप्स के पास ले गया और इसी तरह उसने जैन को पानी पिलाया। ये प्रोसेस कई बार करने पर ईबो को लगा कि अब जैन के होठ नरम हो गए हैं। जैन के रेड लिप्स को देखकर ईबो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने जैन के लिप्स को अपने हाथों से छूने लगा, लेकिन उसी टाइम किसी ने डोर नॉक किया। जब ईबो ने डोर ओपन किया तो उसने देखा कि ये डॉक्टर है। डॉक्टर अंदर आया और जब उसने बेड पर उसी खूबसूरत लड़के को देखा तो डॉक्टर हैरान रह गया। इस लड़के की वजह से आप मुझे कितनी बार कॉल करोगे? डॉक्टर ने ईबो से पूछा, जिन्होंने हमेशा की तरह डॉक्टर के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर, उसे चेक करो, उसे बुखार है, ईबो ने कहा और बेड से दूर चला गया। फिर डॉक्टर ने जैन के बॉडी के टेम्परेचर को चेक किया। ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने आईवी रूट से जैन को सलाइन दी और डॉक्टर ने उस सलाइन में कुछ दवा भी इंजेक्ट कर दी। ये दवा धीरे धीरे जैन के बॉडी के अंदर जाने लगी। फिर नॉर्मल चेकअप के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के चले जाने के बाद एक नर्स जैन की देखभाल करने और उसकी जांच करने के लिए आई। ईबो 1 मिनट के लिए भी उस कमरे से बाहर नहीं गया, बल्कि वो जैन के पास ही रुका और हर गुजरते समय में उसने नर्स से जैन के बारे में पूछता रहा। 1 घंटे के बाद फाइनली जैन को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैन की नजरें ईबो से मिली। जैन ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और चारों ओर देखा। उसने उस कमरे में एक नर्स को देखा। उसके बाद उसने अपने हाथों में देखा, वहाँ एक सलाइन ड्रिप लगी हुई थी। उसकी बॉडी अभी भी बहुत कमजोर थी, इसीलिए वो बिल्कुल भी नहीं हिला।
जैन, क्या तुम्हें प्यास लगी है? क्या मैं तुम्हें पानी दूं? ईबो ने जैन से पूछा, जो बहुत हैरान हो गया था। ईबो कब से उसके लिए इतना अच्छा हो गया? क्या वो सपना देख रहा है? उसे एक बार भी याद नहीं कि जब शांत ईबो ने उससे इतनी अच्छी तरह से बात की थी। जब ईबो नशे में था तभी उसने जैन से बहुत प्यारी प्यारी बातें की थी। जैन ने अपना सिर हिलाया और अजीब तरह से उसने ईबो को देखा। ईबो जो ग्लास में वार्म वाटर ले रहा था, फिर उसने जैन को अपनी बाहों में पकड़कर उसे बैठने में हेल्प की। जैन, ये पी लो, तुम्हारा टेम्परेचर अब भी नॉर्मल नहीं हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा पी लो, ईबो ने जैन से कहा। उसकी बातों से जैन अपने ख्यालों से बाहर आ गया। जैन ने अपना मुंह खोला और ईबो ने उसे वार्म वाटर पीने में हेल्प की। तब जैन को याद आया कि उसे आज अपनी माँ से मिलने अस्पताल में जाना था, लेकिन वो अब भी बहुत वीक महसूस कर रहा था। ईबो ने देखा कि जैन थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। जैन, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, मैं तुम्हें हिलने डुलने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हारे प्यारे और सबसे अच्छे दोस्त ने फोन किया था और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और आज तुम उस लड़के के साथ बाहर नहीं जा सकते। ईबो ने थोड़ा कठोर होते हुए और जैन को नाराज करते हुए कहा, लेकिन तब जैन को पता चला कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो बहुत कमजोर होने की वजह से वो ठीक तरह से बैठ भी नहीं सकता। इस जानवर ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो वो बीमार नहीं पड़ता। इस जानवर ने उसे एक ठंडे कमरे में बंद कर दिया और उसे वहां सोने में कोई भी बेड नहीं था या कोई भी गर्म कपड़े नहीं थे, जिसकी वजह से जैन बीमार हो गया। लेकिन इस हार्टलेस पर्सन को इसकी कोई भी परवाह नहीं थी। लेकिन अब देखो, वो परवाह करने का नाटक कर रहा है। जैन ने अपने मन में सोचा, तुम्हें अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैन, जो इस समय बिल्कुल शांत था, उसने कहा और उसके बाद उसने खांसना शुरू कर दिया। ईबो जैन को बेहतर महसूस करने के लिए जैन के सीने को सहलाने के लिए उसके नजदीक गया, लेकिन जैन ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारकर उसे अपने से दूर कर दिया। जैन की बर्ताव से ईबो ने बस अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जैन से एक शब्द भी नहीं कहा। वो जहाँ बैठा था वहाँ से उठकर उस कमरे से बाहर चला गया। तुम्हें क्या लगता है, मैंने जो किया उसके लिए मुझे गिल्ट महसूस हो रही है? मुझे तुमसे सॉरी क्यों कहना चाहिए? तुम इसके लायक हो। ऐसा मत सोचो या इसकी उम्मीद भी मत करो कि मैं कभी तुमसे सॉरी कहूँगा। मतलब मुझे वैंग ईबो को तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ईबो अपने घर से बाहर जाते हुए अपने आप से फुसफुसाया। दूसरी ओर लुबाई जैन के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने जैन को वहां पर नहीं देखा, जिसकी वजह से उसने जैन को कॉल किया, लेकिन जैन का फोन स्विच ऑफ था। इसकी वजह से उसे अपने बॉस के फोन पर कॉल करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और लुबाई को उसके बॉस द्वारा बताया गया कि जैन अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, उसे सर्दी और बुखार हो गया है, जिसे सुनकर लुबाई उलझन में पड़ गया। कल जैन तो पूरी तरह से ठीक था और उसे अचानक सर्दी कैसे लग सकती है। जैन हमेशा अपने कपड़े पहनने को लेकर बहुत केयरफुल रहता था, क्योंकि वो खुद को गर्म रखने की कोशिश करता था ताकि उसे सर्दी ना लगे। शायद इस जानवर ने ही अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ कुछ किया होगा, लुबाई ने अपने मन में सोचा और उसने जैन से मिलने जाने का फैसला किया। लेकिन अब उसे जैन की माँ से मिलना होगा और उसे देखना होगा कि वो कैसी है। फिर उसके बाद वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने जाएगा। उस जानवर के साथ शादी करने के बाद उसका दोस्त हमेशा प्रॉब्लम में पड़ रहा है। लुबाई उस अस्पताल में गया और देखा कि जैन की माँ जाग रही थी और उस डॉक्टर से बात कर रही थी जो जैन की माँ को चेक कर रहा था। गुड मॉर्निंग चाची, आज आप कैसा महसूस कर रही हो? लुबाई ने जैन की माँ से पूछा, जो उसे देखकर मुस्कुराई।
मैं आज काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी बैठ नहीं सकती। डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी से मैं घर भी जा सकती हूँ। जहान की माँ ने जवाब दिया और लूबाई के पीछे देखने लगी। उसे अपने बेटे को देखने की उम्मीद थी, लेकिन उसने अपने बेटे को नहीं देखा, जिसकी वजह से वो उदास हो गई। जहान की माँ को उदास देखकर लूबाई ने जवाब दिया, आंटी, जहान को सर्दी लग गई है और उसने सोचा कि आपसे मिलना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह से आप भी इन्फेक्ट हो सकती है। लेकिन उसका बुखार इतना भी सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी वो सावधानी बरत रहा है, लूबाई ने कहा, जिसकी वजह से जहान की माँ थोड़ी सी चिंतित हो गई। ये उसके बेटे के अचानक बीमार पड़ने से बहुत अलग है, क्योंकि उसका बेटा हमेशा बहुत केयरफुल रहता है और तुमने मेरे बेटे को अकेला छोड़ दिया। देखो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अब तुम जाओ और मेरे बेटे और तुम्हारे दोस्त का ख्याल रखो और उससे कहो कि वो केयरफुल रहे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद माँ उसका ख्याल रखेगी, जहान की माँ ने जवाब दिया और लूबाई को वहाँ से बाहर निकाल दिया। जहान की माँ ने आह भरी, उसे जल्दी से ठीक होने और घर वापस जाने की जरूरत है। उसे अपने बेटे के शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढनी होगी, ताकि वो जहान की देखभाल कर सके और वो बहुत बूढ़ी हो रही है। उसे अपनी देखभाल और घर के कामों के लिए एक बहू की जरूरत है। अब एक वीक के बाद जहान पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन लगता है कि ईबो बहुत अजीब हो गया है। उसने जहान को बाहर जाने की परमिशन नहीं दी। जहान बहुत चिंतित था, क्योंकि उसकी माँ को हॉस्पिटल से घर जाने की परमिशन दी जाएगी और अगर वो इसी तरह से कैदी बनकर इस घर में रहेगा तो उसकी माँ को उस पर शक होगा। जहान ने ईबो को उसकी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताने का फैसला किया। वो ईबो के बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अगर ईबो को उसकी माँ के बारे में पता चला तो वो उसे चोट पहुँचाने के बारे में सोचेगा या उसकी वजह से जहान को ब्लैकमेल करेगा। और यदि अगर उसकी माँ को पता चलेगा कि उसने क्या किया है तो उसकी सेहत बिगड़ सकती है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ है और ये हार्टलेस पर्सन उसकी माँ के साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जहान ने अपनी माँ के बारे में कुछ भी ईबो को नहीं बताया। इस पूरे वीक ईबो बेचारे जहान पर चिल्लाने और उसे डांटने के अलावा कुछ नहीं कर सका और लकीली कल ईबो अपने काम पर वापस जाएगा। जहान तब तक उस हार्टलेस पर्सन की डांट खाने के बजाय जो चाहे कर सकता है। आज तो तुम बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो, क्या बात है? ईबो ने जहान से पूछा, जो खुशी से स्माइल कर रहा था। ईबो की बातों से जहान की स्माइल गायब हो गई। उसने ईबो की ओर देखा और अपनी आंखें रोल की और फिर वो वहाँ से चला गया। बटलर, जहान पर नजर रखो, उसकी हर हरकत की जानकारी मुझे दो, ईबो ने बटलर को बताया, जिसने समझ में अपना सिर हिलाया। जहान, जो जाने के बाद ज्यादा दूर नहीं छिपा था, उसने ईबो की बातों को सुन लिया। मैं उसका गुलाम या कुछ और भी नहीं हूँ। उसको मुझ पर जासूसी करने का अधिकार क्यों है? जहान ये जानकर लगभग बेहोश हो गया कि बिना पीछा किए इस घर से बाहर निकलना बहुत कठिन है। बेहतर होगा कि वो बाहर जाने के लिए कुछ जल्दी से सोच ले। अपने कमरे में वापस जाकर जहान ने अपना फोन निकाला और जिंगी को कॉल किया। ऐसा लगता है कि जिंगी और जहान बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। भले ही वे दोनों एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते, लेकिन जिंगी ईबो से बिल्कुल उल्टा है। वो बहुत अच्छा और फ्रेंडली है। जिंगी और जहान बस एक बार ही दादा दादी के घर में एक दूसरे से मिले थे, तभी उन दोनों ने अपने कांटेक्ट नंबर को एक्सचेंज कर दिया था, ताकि वो फ्यूचर में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। जहान ने जिंगी को उसके सिचुएशन और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और जिंगी ने भी उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस किया। अब दूसरे दिन सुबह जहान जल्दी उठ गया, लेकिन ईबो पहले से ही काम पर चला गया था। लकीली जिंगी पर टाइम पर वहां आ गई। बटलर, मेरे दादा दादी जहान से मिलना चाहते हैं, मैं उन्हें लेने आया हूँ, जिंगी ने कहा। बटलर कभी मना नहीं करेगा।
वो जहान को उसके साथ जाने देगा, लेकिन बटलर छुपते हुए उनका पीछा करेगा और ये श्योर करेगा कि जहान ईबो के दादा दादी के घर पहुँचे। जहान और जिंगी कार में बैठ गए, लेकिन जहान हैरान रह गया जब उसने किसी पर्सन को उसके जैसे कपड़े पहने हुए देखा। जहान, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने तुम्हारी हेल्प करने का फैसला किया, इसकी वजह से उसने तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हैं। तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकते हो और बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दो। मैं तुम्हें शाम को फिर से पिकअप करने आऊँगा, जिंगे ने कहा और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। जैसे उन्हें उम्मीद थी, बटलर सच में दूसरी कार से उनके पीछे आया। जहान ने अपनी शर्ट और पैंट उतार दी क्योंकि उसने एक पर एक कपड़े मतलब एक्स्ट्रा कपड़े पहने हुए थे। अपने कपड़े उतारने के बाद जहान ने खुद को तैयार किया। जिंगी, तुम यहाँ कार रोक सकते हो, मैं टैक्सी लेकर अस्पताल में चला जाऊंगा, जहान ने कहा जब वो पूरी तरह से रेडी हो गया। जिंगी ने भी अपनी कार रोक दी। जहान जल्दी से उस कार से बाहर निकला। बटलर ने कार से एक पर्सन को उतरते हुए देखा, लेकिन जब उससे एहसास हुआ कि ये जहान नहीं है, क्योंकि जहान ने कुछ अलग कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से बटलर उसे पहचान नहीं पाया। जब जिंगी ने कार फिर से चालू की तो बटलर ने फिर से उसका पीछा किया। गेट के बाहर कार रोककर बटलर ने अंदर देखा। उसने देखा कि जहान और जिंगी घर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि जिंगी के साथ जो अंदर जा रहा था वो जहान नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था, और बटलर को ऐसा लगा कि वो जहान है, और इसी तरह जहान और जिंगी का प्लान सक्सेस हो गया। सब कुछ कंफर्म होने के बाद बटलर ने ईबो को कॉल किया। बॉस, आपका पार्टनर आपके दादा दादी के घर गया है, मैंने उनका पीछा भी किया था और वो सचमुच उनके घर गए हैं। बटलर ने जो कुछ हुआ उसके बारे में ईबो को बता दिया। जिंगी ने विंडो से बटलर को गाड़ी चलाते हुए और वहां से जाते हुए देखा तो उसकी आईब्रोज रेज हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा चचेरा भाई इतना सख्त होगा, जिंगी ने कहा, और उसने उस विंडो को बंद कर दिया और घर के अंदर जाने लगा। जहान जो अस्पताल में पहुंचा था, उसने देखा कि उसकी माँ बैठी है और वो उसका आने का इंतजार कर रही थी। गुड मॉर्निंग माँ, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। मैं आपके कुछ कपड़े पैक करूँगा, जिसके बाद हम घर जा सकते हैं, जहान ने कहा और अपनी माँ के कपड़े पैक करना शुरू कर दिया। कल उसने लुबाई से कहकर अपना अपार्टमेंट साफ करवाया था और सब कुछ पहले जैसा बना दिया था। ठीक है, चलो घर चलते हैं और तुम्हें मेरे लिए कुछ खाना बनाना होगा। मुझे अपने बेटे के हाथों से बने हुए खाने की बहुत याद आ रही थी, जहान की माँ ने जवाब दिया और मुस्कुराई। जहान ने डिस्चार्ज की प्रोसेस खत्म की और अपनी माँ के साथ उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया। कुछ देर के बाद वे अपने अपार्टमेंट में पहुँचे, जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता था। अपने घर आकर जहान को बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ, क्योंकि वो यहाँ अपनी माँ के साथ वर्षों से रह रहा है और ये उनका घर है। इतने दिनों के बाद फाइनली मैं अपने घर वापस आ गई हूँ, जहान की माँ ने कहा और वो सोफे पर बैठ गई। जहान ने अपनी माँ का सूटकेस उसके कमरे में रख दिया। उसके बाद वो किराने का सामान लाने के लिए घर से बाहर चला गया। जैसे ही जहान घर आया वो तुरंत किचन में कुछ पकाने के लिए गया। बेटा, मैंने तुम्हारे कमरे में तुम्हारे कपड़े नहीं देखे, तुम्हारे कपड़े यहाँ तक कि तुम्हारे कमरे में कुछ भी नहीं है, क्या हुआ? जहान की माँ ने अपने बेटे से पूछा। जहान जो खाना पकाने के लिए सब्जी कट कर रहा था, उसने अपनी माँ की बात सुनकर जोर से निगल लिया। ठीक है माँ, दरअसल मैं लुबाई के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने गया था, क्योंकि मैं यहाँ अकेला सो नहीं पा रहा था। मैं उसके अपार्टमेंट से अपना सामान जल्दी से वापस लाऊंगा, जहान ने अपनी माँ की नजरों से बचते हुए जवाब दिया। हालांकि वह जानता था कि उसकी माँ से झूठ बोलना गलत है, लेकिन अब भी उसके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है।
ओ, तो ऐसी बात है। अब चिंता मत करो मेरे बेटे, मैडम फी की बेटी अब बड़ी हो गई है। मैं उसके माता पिता से बात करूंगी और तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, ताकि तुम्हें शादी के बाद फिर से अकेले सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैंने तुम्हारे शादी के लिए बहुत सारी सेविंग की है, जहन की माँ ने कहा। जहन की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि इसके आगे क्या होगा? जहन की तो पहले ही शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और उसकी माँ तो जहन की शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो चुकी है। जहन की माँ का रिस्पांस क्या होगा जब सारी हकीकत उसके सामने आ जाएगी, ये सब हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।